दानीम की आंख खुलती है तो वहां कोई और नहीं था, अनाया ही उसकी नज़र सामने घड़ी पर जाती है जो सुबह के 9 बजा रहा था। ये देखकर वो तुरंत अपनी नींद से उठती है और हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है। ऐसा अक्सर कम ही होता था जब वो इतनी गहरी नींद में सोती थी, वरना तो उसकी आंख सुबह फजर के वक्त ही खुल जाया करती थी। पर आज एक तो वो इतनी देर से उठी और अब अचानक से सिर दर्द उसे महसूस हुआ था, जिस पर वह अपने सिर को पकड़कर आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी पिछली रात की एक एक बात उसे याद आने लगती है, कैसे वो रोते हुए अपना माजी फलक के कंधे पर सिर रखे सिसकते हुए उसे सुना गई थी। इसी वजह से उठने के बाद उसके सिर में इतना तेज दर्द था। वो पलट कर दूसरी तरफ देखती है तो फलक नहीं थी। वैसे तो अक्सर हमेशा वह पहले उठती थी और उसके बाद उसे दुनिया जहाँ के मेहनत मुशक्कत करने के बाद फलक को उठाना पड़ता था, पर आज फलक पहले उठ चुकी थी। ये देखकर दानी ने एक गहरी सांस लेती है और वही बेड से उठकर साइड में बनी अलमीरा के पास जाकर अपने कपड़े निकालती है और वहां से सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद जब वह नहाकर वापस आती है तो बेड पर फलक बैठी उसे दिखाई देती है, जो किसी गहरी सोच में मुख्तलिफ थी और उसे खोया हुआ देख दानीन अपने हाथ में मौजूद टोवेल जिससे वो बाल पोंछ रही थी उसे वही कुर्सी पर सूखने के लिए रखती है और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे पुकारती है, फलक क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसकी आवाज पर फलक जैसे फौरन से होश में आती है और उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हूँ, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस तुम्हें लेने आई थी। चलो नीचे नाश्ते के लिए, मामू और नानू तो नाश्ता कर चुके हैं, मुमानी और मैं तुम्हारा लिए इंतजार कर रहे थे। चलो अब हम भी नाश्ता करते हैं, उसके बाद आज तुम्हें मुझे पूरी एनाटॉमी पढ़नी है। मुझे तो एक भी फंक्शनिंग समझ नहीं आती, ऊपर से पहला एग्जाम भी उसका ही है और अब तो ले देकर सिर्फ 10-12 दिन बचे हैं एग्जाम में, उसने घबराते हुए कहा था। वह इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे पिछली रात उसने कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर दानी ने एक पल को बस उसे देखती रह गई थी। उसे अच्छे से याद था कि रोते रोते उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फलक को बताया था, जो जानने के बाद भी वो ऐसे बिहेव कर रही थी, ऐसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। ये देखकर अनायासी दानीन की आंखें नम हुई थी। एक वक्त एक दोस्त ऐसी थी जिसने उसकी शख्सियत के लिए उसे बीच मझधार में छोड़ दिया था, और एक दोस्त ऐसी है जो उसे उस समुद्र से हाथ पकड़कर खींचते हुए किनारे तक लाई थी। वाकई एक ही रिश्ते के न जाने कितने पहलू वक्त हमें सिखा देता है। उसे यूं खोया हुआ देख फलक अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाते हुए कहती है, अरे भाई अब ऐसा है, भाई के ख्यालों में तुम बाद में खो जाना, पहले चलो खाना खाने, मुझे भूख लगी है। एक तो कल पार्टी में भी कुछ ठीक से नहीं खाया और अब चक्कर आ रहा है, इसलिए जल्दी चलो। वैसे भी 3-4 दिन तुम्हें अब भाई के ख्वाबों में रहना है, क्योंकि भाई तो यहाँ है नहीं। उसकी बात सुनकर दानीन जो उसके साथ बढ़ी जा रही थी अचानक से उसके कदम रुकते हैं और वो उसकी तरफ देखते हुए नासमझी में कहती है, मतलब वो कहाँ है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे समझते हुए फलक उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ, अपने मियाँ की फिक्र हो रही है। पर बेटा भाई यहाँ नहीं है, बल्कि स्पेन गए हुए हैं, आज सुबह उनकी फ्लाइट थी, पता नहीं ऐसे अचानक से कैसे चले गए, किसी को बताया भी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बड़े मामू को कॉल किया, हमें तो लग रहा था वह अपने कमरे में सो रहे होंगे, लेकिन वह तो यहाँ से सीधा दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मुझे उनका समझ नहीं आता, कम से कम एक दफ़ा इत्तिला करके जाना चाहिए, ऐसे कैसे हवा के झोंके की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ। खैर उन्होंने कहा है कि कम से कम उन्हें 2 दिन लगेंगे, कोई बहुत ज़रूरी काम है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा काम हो गया, क्योंकि जितना मुझे पता है फ़िलहाल तो स्पेन में उनकी कोई सर्जरी नहीं थी, ना ही कोई इंटरनेशनल मीटिंग है जिसके लिए उन्हें जाना चाहिए। पर खैर भाई का तो भाई जान सकते हैं, उसने इधर उधर के अंदाजे लगाते हुए कहा था। वही उसकी बात सुनकर दनीन तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, वो ऐसे कैसे जा सकता था बिना उसे बताएं, कम से कम उसे तो एक बार बताकर जाना चाहिए था। और कल तक तो सब कुछ ठीक था, वो उसके पास था इतने नज़दीक, फिर उसने बताया क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया जो उसे रातों रात बाहर जाना पड़ा। ये सारे ख्याल एक के बाद एक उसके ज़हन में आ रहे थे। तभी कुछ सोचकर वो अपना हाथ फलक के हाथ से छुड़ाते हुए अपनी बेचैनी को अपने अंदर जब्त करते हुए कहती है, फलक तुम नीचे जाकर नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ, वो मुझे कुछ काम है।
उसकी बात सुनकर पलक भी हल्का सा हाँ से सिर हिलाते और वहां से निकल जाती है। वही उसके जाते ही दानीन अपने कदम मोड़कर वापस कमरे के अंदर दाखिल होती है और बेड के पास जाकर अपना तकिया हटाकर यहाँ वहाँ देखती है, पर जो चीज़ उसे चाहिए थी वो उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है जहां चार्जिंग पर उसका फ़ोन लगा हुआ था। ये देखकर वह तुरंत अपने फ़ोन के पास जाकर उसे खोलती है और अज़लान का नंबर निकालकर उसे डायल करने वाली ही थी कि तभी अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं और वो कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, कॉल करूं या नहीं? पर अगर उन्हें मुझे बताना होता तो पहले ही बता देते ना। ना कोई मैसेज है ना आपकी मिस कॉल। और अंकल को कॉल करके बता सकते हैं तो मुझे भी बता सकते थे, पर नहीं बताया। शायद मुझे बताना ही नहीं चाहते हो, पर बताना तो चाहिए था ना। वैसे तो पूरे टाइम प्रिंसेस प्रिंसेस करते रहते हैं, और जब जाने का वक्त आया तो एक दफ़ा खुदा हाफिज कहने भी नहीं आए। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? क्या करूं, फ़ोन लगाऊं या नहीं? एक काम करती हूँ, लगा ही देता हूँ। नहीं अगर लगाऊंगी तो उन्हें लगेगा कि मुझे फ़िक्र हो रही है, पर मुझे फ़िक्र थोड़ी ना हो रही है। या शायद हो रही है, कहीं कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं। ऐसे तो वह कभी नहीं जाते, ऐसे तो हॉस्पिटल भी जाते हैं तो एक दफ़ा कहकर जाते हैं या मैसेज करते थे, पर रातों रात मुल्क से बाहर चले गए। शायद कोई बहुत बड़ी बात है, मुझे पूछना तो चाहिए कम से कम एक दफ़ा। यही सोचते हुए वो हड़बड़ाकर उसका नंबर डायल करके फ़ोन कान पर लगा देती है, और जैसे जैसे रिंग बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन में जैसे इजाफा हो रहा था। उसने फ़ोन लगा तो दिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूछेगी क्या। फिर कुछ सोचकर घबराते हुए वो फ़ोन काटने वाली थी, पर उससे पहले ही फ़ोन उठ जाता है और दूसरी तरफ से अज़लान की एक हल्की नर्म आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। नींद अच्छी आई मेरे बच्चे को? उसने इतने प्यार से पूछा था जैसे वह वाकई किसी छोटे बच्चों से पूछ रहा हो। वही उसकी बात सुनकर दानीन बिना कुछ सोचे समझे उसके सवाल को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए कहती है, आप कहाँ हैं? उसके सवाल पर एक पल को दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है, पर फिर अगले ही पल अज़लान की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में पड़ती है जो कहता है, तुम्हारे ख्यालों में। उसने बेहद रूहानी तरीके से कहा था, पर उसके लहजे पर दानीन जरा चिढ़ते हुए कहती है, बकवास बंद कीजिए आप अपनी। सब पता है मुझे, स्पेन में है ना आप, और आपने मुझे बताया भी नहीं। ऐसा कौन सा काम हो गया कि आपको रातों रात स्पेन जाना पड़े? वैसे तो आप हॉस्पिटल भी जाते हैं तो मुझे बताकर जाते हैं, फिर दूसरे मुल्क जाने से पहले एक दफ़ा ख्याल नहीं आया कि आपको मुझे बता देना चाहिए? मुझे अभी फलक ने बताया, और अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते थे तो कम से कम पहुंचकर एक मैसेज तो कर देते। ये कौन सी बात है भला? आज के बाद में खुद भी कहीं जाऊंगी ना तो आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और जब मैं आपके बिना बताए एक कमरे से दूसरे कमरे में भी चली रहा हूं तो आप मुझसे 100 सवाल करते हैं, और खुद एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए। ये सारे कानून कायदे क्या मेरे लिए ही है? उसने एक के बाद एक सवाल उससे किए थे। उसके लहजे में नाराज़गी थी, गुस्सा था, फिक्र थी, सब कुछ था जिसे अज़लान बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। और उसकी इस अदा पर फ़ोन के दूसरे तरफ अज़लान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आई थी। वैसे तो दानिश उसे हर रूप में खूबसूरत लगती थी, पर जब भी वो ये बीवियों वाली हरकतें करती थी तब उसे उससे एक दफ़ा फिर मोहब्बत हो जाती थी। इस वक्त भी फ़ोन के दूसरी तरफ उसकी डांट सुनने के बाद अज़लान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे पता था वह बहुत गुस्से में है, पर फिर भी वह उसे मज़ीद गुस्सा दिलाने की इरादे से बेख्याली में अपनी आवाज़ में अजीब सी सख्ती लाते हुए कहता है, पर मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए प्रिंसेस? भूलो मत, तुम्हारा प्रोफेसर हूँ मैं। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से दानीन बिना कुछ सोचे हुए बेख्याली में ही वैसे ही भड़क कर कहती है, और मैं लौटी बीवी हूँ आपकी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए जाने की? वापस आइए आप। इस घर में घुसने नहीं दूंगी मैं आपको। यह कोई बात है? आपको पता है कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। आपको मुझे कम से कम। कहते हुए वह अचानक से रुकी थी जब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि उसने बेख्याली में आखिर कहा क्या है, और इस बात का एहसास होते ही वह शर्मिंदगी में अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। एक यही तो चीज़ थी जो वो अज़ल के सामने नहीं करना चाहती थी, पर बेख्याली में आज वह भी कर बैठी थी।
वही उसकी बात सुनकर फोन के दूसरे तरफ अजलान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसमें इजाफा होता है और वो उसे छेड़ने वाले अंदाज में वैसे ही मुस्कुराकर कहती हैं, अच्छा तो बेगम को फिक्र हो रही है। क्या बात है? उसकी शरारती भरी आवाज सुनकर दानीन फौरन अपनी आंखें खोलकर बात बदलने के इरादे से जरा हड़बड़ाते हुए कहती है, ज्यादा गलतफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। आपकी फिक्र नहीं हो रही मुझे। वो तो मेरी पढ़ाई है और इम्तिहान भी नज़दीक है। कुछ टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहे थे इसलिए मुझे लगा था मैं आपसे पूछ लूंगी, पर आप तो पहले ही फरार हो गए। ये भी कोई वक्त है जाने का? कम से कम मेरे एग्जाम के बाद जाते आप। और ऐसा कौन सा काम था जो आपको जाने की ज़रूरत थी? किसी और को भेज देते या बाद में चले जाते। और कल तक तो आपके जाने का कोई इरादा नहीं था, या फिर इरादा था पर मुझे बताना नहीं था। उसने फिर एक के बाद एक पूरे हक से सवाल किए थे। आज तो वह भी फॉर्म में थी और हो भी क्यों ना चाहे, वो जुबान से इस बात को बोलना ना चाह रही हो, पर उसका दिल अजलान को नज़दीक ना देखकर बेचैन था। चाहे वह दिन भर ज़्यादातर वक्त अस्पताल में रहता था, पर फिर भी दानीन को इस बात की उम्मीद रहती थी कि वो पास है और शाम को घर वापस लौट जाएगा। चाहे वह उसे जितना भी दूर भागने की कोशिश करती हो, पर उसे उसके एक एक कदम की भनक रहती थी। वो किस वक्त कहाँ है, हॉस्पिटल कितने बजे गया, कितने बजे लौट कर आया, कौन सी सर्जरी कर रहा है, आज कितने पेशेंट उसने देखे, सब कुछ। जिसकी पूरी वजह था ज़ुबैर, जो बीच बीच में उसे अपडेट देता रहता था और ज़्यादा हो तो स्नैपचैट पर उसके हस्बैंड की स्नैप बनाकर भेजता रहता था, जिसमें उसे कब इस बात की आदत हो गई कि वो अजलान की एक एक कदम की भनक रखे उसे पता ही नहीं चला। इसलिए आज उसका यूं अचानक से दूसरे मुल्क चले जाना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ना जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि वह कम से कम उसे बताकर तो जाता, पर वह तो यूं गायब हुआ था जैसे पूछो ना। पर अब उसे कौन बताए, उसका मियाँ उसी के आंसुओं का हिसाब लेने तो गया था। वही उसे परेशान होता देख अजलान अब उसे मजीद और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए इस बार जरा शांति से उसे समझाते हुए कहता है, योर एग्जाम स्टिल हैव 10 डेज और मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए हूँ। इस फिक्र करने की जरूरत नहीं है प्रिंसेस। कुछ इम्पोर्टेंट काम है, सुबह ही पता चला, वरना तो हमेशा तुम्हें बात कर जाता हूँ ना। और मैं कमरे में गया था पर तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि दिल नहीं चाहा कि जगह उठाऊं। वैसे भी कल पार्टी में इतनी थक गई थी, इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई पर तवज्जो दो, कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लेना या फिर ज़ुबैर से कह देना मैंने उसे कॉल कर लिया है, वो आज घर पर ही रहने वाला है। तुम्हें और फलक को जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर देगा। सिर्फ 2 दिन की बात है प्रिंस, 2 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? फिर एक पल रुककर आगे कहता है, और हाँ खबरदार, जो घर के बाहर निकली तुम इन 2 दिनों में बस पूरे वक्त घर में रहना है और पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी पढ़ाई को लेकर मैं किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बीवी होने से पहले तुम मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो, याद है ना? टॉपर्स लिस्ट पर तुम्हारा नाम मुझे टॉप पर चाहिए, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। और सबसे ज़रूरी बात, बड़ी अम्मी से कहकर खुद की नज़र उतरवा लेना। ना जाने कितने अनवांटेड लोगों की नज़र पड़ी है तुम पर इस पार्टी में। आखिरी लाइन कहते वक्त उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जुनून था, जिस पर एक पल को तो दानीन भी कांप गई थी और वो कुछ सेकंड के लिए जैसे बिल्कुल खामोश हो जाती है। पर फिर वह कुछ सोचकर इस बार जरा हिम्मत करते हुए कहती है, आप पक्का आ जाएंगे ना 2 दिन बाद? ये सवाल करते वक्त वो इतनी क्यूट साउंड कर रही थी कि अजलान का दिल चाह रहा था अभी फ़ोन से घुसकर उसके पास पहुंच जाए, उसे कसकर अपने गले लगा ले। पर अफसोस यह एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में नहीं पाई थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था। पर फिर भी उसे शांत करने के लिए वो वैसे ही मुस्कुराकर कहता है, हाँ मेरी जान, तुम्हारा शौहर 2 दिन बाद तुम्हारी नज़रों के सामने होगा। जब 2 दिन बाद तुम आंखें खेलोगी तो तुम्हें सबसे पहले मेरा चेहरा दिखेगा, ये वादा है मेरा तुमसे। उसकी बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद दानीन के गाल हल्के ससुर हुए थे और उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर ज़रा कसी थी। चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी जो वो इतनी देर से छुपाने की कोशिश कर रही थी, वो आखिरकार उसके जज्बातों से जीतकर चेहरे पर अपनी जगह बना ही चुकी थी। और जब उसे अपनी धड़कनों में एक अजीब सा तूफान महसूस होता है तो वो तुरंत हड़बड़ाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखिए और वक्त पर खाना भी खाएगा। हॉस्पिटल की तरह काम में पूरी तरह मशरूम मत हो जाएगा और जल्दी आएगा।
इतना कहकर वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत फ़ोन काटकर उसे ऐसे बेड पर फेंकती है जैसे फ़ोन ना हो बल्कि कोई सांप हो, और उसे बेड पर फेंककर उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वाकई अभी वो फ़ोन सांप बनकर उसके सामने आएगा और उसे डस लेगा। उसे अपनी धड़कनों जैसे एकदम से बढ़ती हुई महसूस हुई थी, जिस पर वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए कहती है, यह क्या हुआ मुझे? या अल्लाह! वह भी अपनी कश्मकश ही थी कि तभी उसे नीचे से फलक के बुलाने की आवाज़ आती है, जिस पर वह तुरंत बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर उसे अपने इर्द-गिर्द लपेटे हुए गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है और नीचे की तरफ बढ़ जाती है।